हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल CCH में। और आज हमारी हिंदी की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है अव्यय से रिलेटेड। आप सोचोगे ये अव्यय क्या होते हैं। भाई अव्यय हमारे अविकारी शब्द ही होते हैं। शब्दों की क्लास हम ऑलरेडी बहुत पहले ले चुके हैं। आपके शब्द जो वाक्य शुद्धि वाला जो पार्ट आता है उसमें हमारी बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, जैसे संज्ञा से रिलेटेड होती हैं, क्रिया से रिलेटेड होती हैं, सर्वनाम से रिलेटेड होती हैं। ऐसे ही वाक्य शुद्धि में अव्यय से रिलेटेड भी गलतियाँ होती हैं। तो हमसे वहाँ पर अव्यय से रिलेटेड गलतियाँ ना हो, इसके लिए आज मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रखा है जिसका नाम क्या है, अव्यय। तो जानते हैं कि ये अव्यय क्या है। बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले तो अव्यय जो शब्द है वो किससे बना है, अविकारी शब्दों से बना है। मैं ऑलरेडी आप लोगों को शब्दों के प्रकार वाली क्लास ले चुकी हूँ। तो वहाँ हमने बहुत ही आराम से मतलब बहुत ही ब्रीफली डिस्कस किया था कि विकारी और अविकारी, विकारी शब्द कौन से होते हैं और अविकारी कौन से होते हैं। तो आज की क्लास में तो हमें अव्यय करने हैं और जिनको मैं कह रही हूँ कि इन्हें हम अविकारी शब्द कह सकते हैं। तो पहले तो विकारी का मतलब तो बता दो भाई, विकारी कौन से होते हैं। विकार का मतलब होता है परिवर्तन, यानी कि विकारी वो हैं जिनमें व्याकरण के आधार पर परिवर्तन आ जाता है, जैसे कि संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है। ये सारे ऐसे पार्ट हैं जिनमें क्या होता है, व्याकरण के आधार पर क्या होता है, चेंजेस आते हैं। बट हमारी हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्द भी हैं जिनमें व्याकरण के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं आता, यानी कि जो जैसे हैं वैसे के वैसे ही रहते हैं। उन शब्दों को क्या कहते हैं, हम उन शब्दों को अविकारी कहते हैं। उन्हें अव्यय भी कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है, अव्यय भी कहा जाता है। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि अव्यय कौन से हैं जिनमें किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आता। तो ये तो हुआ अव्यय का इंट्रो। पहले एक बार डेफिनेशन भी थोड़ा सा नॉलेज के लिए देख ही लें कि अव्यय का शाब्दिक अर्थ होता क्या है। ये दो शब्दों से जोड़कर बना है, अ प्लस व। अ का मतलब होता है न। मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हुई आ रही हूँ, इस अ का मतलब होता है किसी भी चीज़ के लिए न हम जब यूज़ करते हैं कि नहीं होना, यानी कि परिवर्तन नहीं होना। और वह मतलब चेंजेस ना आना, यानी कि जो वह ना हो, या तो उसे हम क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। इसी में ये भी कह सकते हो कि जो कभी नष्ट ना हो, जो कभी नष्ट ना हो। नष्ट होने का मतलब है जो कभी बदला ना जाए, जो कभी नष्ट ना हो, वो कौन है, वो अव्यय है। और अव्यय को ही हम क्या कहते हैं, अविकारी शब्द भी कहते हैं। याद रखिएगा, पेपर में अगर अव्यय लिखा है तो भी वो क्या होगा, वो नॉट चेंजेबल होगा, और अविकारी लिखा है तो वो भी नॉट चेंजेबल होगा। पेपर में आपको कोई वर्तनी दे दी और ब्रैकेट में छोटा सा वर्ड लिख दिया कि अव्यय से संबंधित त्रुटि बताइए या अविकारी शब्दों वाली त्रुटि बताइए, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अव्यय और अविकारी दोनों एक ही हैं और दोनों का मतलब है जो कभी नष्ट ना हो या जिसमें कभी परिवर्तन ना आए। विकार का मतलब क्या होता है, चेंजेस, परिवर्तन आना। और अविकारी का मतलब मतलब ना, यानी कि जिसमें परिवर्तन नहीं आता। तो ये कौन कौन से हैं, मुख्यतः तो इन्हें कितने पार्ट्स में बांटा गया, 4। लेकिन हम इसमें एक और भी ऐड करेंगे, क्योंकि हमारे जो वाक्य शुद्धि वाला पार्ट है, जो वर्तनी वाला पार्ट है, उसमें ही, भी, सी ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स भी, मतलब एरर्स, त्रुटियां भी होती हैं। तो उसके लिए मुझे निपात का भी पता होना चाहिए। तो बेसिकली मैंने कहा कि अव्यय, जिसे मैं क्या कह रही हूँ, अविकारी कह रही हूँ, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई, देखिए जरा। क्रिया विशेषण, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे आज हम डीपली करने वाले हैं। और क्रिया विशेषण से रिलेटेड तो वर्तनी में गलती होती ही होती है, यानी कि हमें अव्यय तो जानने ही जानने हैं, साथ में क्रिया विशेषण को भी आज थोड़ा सा ब्रीफली समझना है। दूसरे हमारे पास आते हैं समुच्चय बोधक, यानी कि ये भी क्या है, अव्यय हैं जिनमें विकार उत्पन्न नहीं होता। तीसरे हमारे पास आते हैं विस्मय आदि, यानी कि इनमें भी विकार नहीं होता। विस्मय आदि का मतलब पता है क्या आपको, विस्मय आदि जिसमें मैंने आपको बताया था हे, अरे, ओ और विस्मय आदि चिन्ह लगता है, यानी कि ऐसे सेंटेंस। संबंध बोधक भी हम इसी में काउंट करते हैं, यानी कि क्रिया विशेषण, अगर आपसे पूछा जाए क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक और संबंध बोधक विकारी शब्द हैं कि अविकारी शब्द हैं, तो अब तो आप आराम से बता ही दोगे, क्योंकि विकारी में कौन से आते हैं, संज्ञा आती है, सर्वनाम आते हैं। ये सब संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया हमारे जो आगे के ग्रामर के पार्ट है, जिनमें चेंज, विकार उत्पन्न होता है, वो विकारी है। लेकिन ये जो अभी मैंने आपको बताया कि क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मय आदि, ये 4 ऐसे हैं जिनमें विकार उत्पन्न नहीं होता, इसीलिए ये क्या कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, इसे अव्यय बोलो, अविकारी बोलो, दोनों का मतलब एक ही है। लेकिन साथ में हम इसको समझने के लिए इसमें एक और भी जोड़ा जा सकता है, निपात। निपात शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है आपका एक पैराग्राफ भी आना है, गद्यांश भी आना है। और गद्यांश में जो है हम भी करेंगे, एक पूरी क्लास आपकी गद्यांश की प्रैक्टिस की जाएगी, जिसमें निपात संबंधी गलती होती है। क्या आपको पता है कि निपात क्या है और किस तरह के शब्द होते हैं।
अगर आपको किसी सेंटेंस में ही, भी और सी या छोटी की जैसे छोटे छोटे वर्ड जो हैं हाईलाइट कर दें और आपसे पूछे बताइए ये कौन से शब्द हैं, विकारी शब्द हैं, अविकारी शब्द हैं, या इस तरीके इस फॉर्म में पूछ ले क्रिया विशेषण है, समुच्चय बोधक है, विस्मय आदि है या निपात है। तो इसके लिए मैं आपको पूरा पांचों के बारे में बताती हूँ कि कौन कौन से अव्यय हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं इनके प्रकार। अभी मैंने आपको सारा टोटल ही कर लिया है, हमने सारे के सारे अव्यय ले लिए हैं। सबसे पहला अव्यय मैंने लिया क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण कौन है? हमने क्रिया भी कर चुके हैं क्लास में और हम विशेषण भी कर सकते हैं। क्रिया क्या है? जो काम हो रहा है। और विशेषण कौन है? जो उसकी विशेषता बता रहा है, यानी कि जो क्रिया की विशेषता बताए वो कौन है? वो क्रिया विशेषण है। जैसे मैंने कहा राधा बहुत मीठा गाती है। मैंने कहा राधा बहुत मीठा गाती है। तो इसमें से गाती में गाना यानी कि क्रिया, और कैसे उसकी विशेषता क्या है? मीठा। यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं ये क्या है? ये हमारे क्या हो जाएंगे? इसकी विशेषता हो जाएगी। चलिए देखिए आगे, संबंध बोधक। संबंध बोधक क्या करता है? संबंध बताता है दो वस्तुओं के बीच में। जैसे जो शब्दों का संबंध बताए, संबंध में का, के, की आता है, हमने कारक किए थे। जिस संबंध में क्या आता है? का, के, की। जैसे मैं कहूँ यह राम की पुस्तक है, तो यहाँ पर जो ये पुस्तक है में ये जो की है ये क्या कर रही है? ये जो क्या कर रही है? मुझे संबंध बता रही है। क्या बता रही है? दो चीज़ों के बीच में, राम की और पुस्तक के बीच में संबंध बता रही है। यानी कि कुछ अव्यय ऐसे होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? संबंध बोधक कहते हैं। संबंध बोधक में वो हमें क्या करते हैं? दो वस्तुओं के बीच का संबंध बताते हैं। तीसरे हमारे पास आते हैं समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक का काम क्या है? दो उपवाक्यों को जोड़ना, यानी कि दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए काम आते हैं। जैसे मैं कहूँ राम और श्याम दोनों मित्र हैं, तो देखिए मैंने दोनों को अलग अलग ना करके जोड़कर एक वाक्य बना दिया। जो ये मैंने और लगाया यहाँ पर दो वाक्यों को जोड़ने के लिए, बीच में जो ये और लगा, ये मेरा क्या बन गया? ये मेरा बन गया है समुच्चय बोधक अव्यय। फिर आता है हमारे पास विस्मय आदि बोधक। विस्मय आदि बोधक क्या करता है भाई? इसका एक तो सिंबल है, ये बेचारा ज़्यादा परेशान नहीं करता है, हम पहले भी इसको कारक में भी जान चुके हैं। विस्मय आदि बोधक क्या करता है? जो शब्द हर्ष के बारे में, विस्मय के बारे में, शोक आदि के बारे में बताए, यानी कि जो हमारे इमोशंस को प्रकट करने के लिए यूज़ किया जाए, वो कौन है? विस्मय आदि बोधक है। और इसका साइन तो आपको पता ही होगा, और आपको पता है इसमें क्या लगता है? हे लगता है, अरे लगता है, ओ लगता है, और ये वाला साइन तो हमारा लगता ही लगता है, जिसे हम क्या कहते हैं? विस्मय आदि बोधक कहते हैं। अब आते हैं निपात, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको भी आपके गद्यांश में यूज़ करने के लिए आएंगे। आपको जरूर पता होना चाहिए कि निपात शब्द हैं क्या। पहला काम तो यही याद रखिएगा, आपसे पूछे कि निपात बताइए विकारी हैं, निपात जो है विकारी शब्द हैं कि अविकारी शब्द हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए कि इनमें विकार उत्पन्न नहीं हो जाता है, मतलब ये परिवर्तनशील नहीं है, जैसे हैं वैसे की वैसे रहते हैं। तो ये हमारे क्या हैं? अविकारी शब्द हैं, विकारी नहीं हैं। लेकिन होते क्या हैं? ये क्या करते हैं? जो शब्दों पर जोर डालें। क्या करते हैं? जो शब्दों पर जोर डालें। कैसे? जैसे इसमें हमारा आता क्या क्या है? इसमें ही आता है, भी आता है, सी भी आ सकता है, और आपकी छोटी की भी आ सकती है। मेनली तो बेसिकली ज़्यादातर यही यूज़ होते हैं, लेकिन और भी हो सकते हैं। ही, भी, सी और छोटी की, नॉट बड़ी की। बड़ी की किसी सेंटेंस को पूरा करती है, छोटी की क्या करती है? जैसे मैंने कहा राधा मोहन की ही बहन है, राधा मोहन की ही, या मैं कहूँ राधा वह आया और चला गया, या उसने कहा था कि, ये ले लीजिए, ये बिल्कुल सही बैठता है हमारा। उसने कहा था कि, यहाँ पर जो की आएगा वो हमारी छोटी की होगी, और कि वह कल जाएगा। तो यहाँ पे दो वाक्यों को जोड़ने के लिए एक छोटे से वर्ड पर जोर दिया गया, और जो छोटे से वर्ड पर जो जोर दिया गया वो क्या है? वो हमारा निपात है। तो हमने जान लिया क्रिया विशेषण अव्यय क्या करते हैं? क्रिया की विशेषता बताते हैं। संबंध बोधक दो शब्दों के बीच का आपसी संबंध बताते हैं। समुच्चय व बोधक दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं या उनके बीच के आपसी संबंध को बताते हैं, समुच्चय बताते हैं। विस्मय आदि बोधक क्या करते हैं? जो हर्ष, विस्मय, शोक आदि, मतलब जो हमारे इमोशंस को प्रकट करने में काम आए, उन्हें हम विस्मय आदि बोधक कहते हैं। और निपात क्या करते हैं? जब किसी वाक्य को में किसी एक छोटे से वर्ड पर क्या किया जाए? बहुत ज़्यादा फोकस किया जाए। फोकस करने का मतलब है जब जोर दिया जाए किसी एक पर्टिकुलर एक छोटे से वर्ड पर, तो वो हमारा क्या बन जाता है? वो हमारा निपात शब्द बन जाता है। चलिए अब
क्योंकि निपात का इंट्रो ले लिया, हमें विस्मय आदि बोधक भी पता चल गया, हम आसानी से पहचान लेंगे, हमें समुच्चय बोधक भी पता चल गया, हमें संबंध बोधक भी पता चल गया और हमें निपात भी पता चल गए। लेकिन क्रिया विशेषण को तो जानना पड़ेगा, क्योंकि क्रिया विशेषण के तो प्रकार भी होते हैं। चलिए तो देखे जरा, और क्रिया विशेषण आपके एसएससी जीडी का पार्ट भी है, क्रिया तो है ही, साथ में क्रिया विशेषण भी आपका पर्टिकुलर एक टॉपिक है। तो क्रिया विशेषण से रिलेटेड हमसे गलतियां ना हो तो क्रिया विशेषण को भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्रिया विशेषण, अभी तो बताया क्रिया विशेषण कौन है, जो क्रिया की विशेषता बताएं। क्रिया कौन सी है, चलना, दौड़ना, खाना, पीना, ये सारी हमारी क्या है, क्रियाएं हैं। लेकिन ये क्रियाएं हो कैसी रही हैं, उनकी जो विशेषता बताता है वो क्या कहलाता है, विशेषण कहलाता है। ध्यान से देखिए, क्रिया विशेषण जो शब्द क्रिया के होने की विशेषता बताएं, क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, जो क्रिया के होने की विशेषता बताएं वो क्या कहलाते हैं, क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, इनके भेद कितने होते हैं, इनके भेद 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई, एक होता है कालवाचक, जो क्रिया के होने के समय को बताएगा। याद रखिएगा, मैं आपको थोड़ा सा इसमें कोशिश करूंगी कि अगर कुछ ऐसा आ भी जाता है क्रिया विशेषण से तो आप पहचानने के लिए कुछ आपको इजी टर्म्स बताऊंगी। तो पहला मैंने बोला कालवाचक, काल का तो मतलब ही समय होता है, यानी कि जो क्रिया किस समय पे हो रही है वो क्या कहलाता है, कालवाचक। दूसरी हमारे पास आती है परिमाणवाचक, जो कि हमें क्रिया की मात्रा बताएगी। मात्रा मतलब उसका मापतोल या नापतोल बताएगी। क्या बताएगी, उसका नापतोल बताएगी। कि नापतोल का मतलब होता है कि वो क्रिया हो कैसी रही है। जैसे मैंने कहा राम बिल्कुल थक गया, अब यहाँ पर बिल्कुल नहीं पता चल रहा है कि कौन सी क्रिया है। बिल्कुल का मतलब क्या है, कम, ज़्यादा, बिल्कुल, ये भी तो क्या है, मात्रा वाले ही तो शब्द हैं। चलिए ट्रिक से सिखाएंगे, अभी एग्जाम्पल नहीं लेते नहीं तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। मैंने आपसे कहा कालवाचक क्रिया समय का बोध कराती है, परिमाणवाचक मात्रा का बोध कराती है, स्थानवाचक स्थान का बोध कराती है। क्या करती है, स्थान का बोध कराती है। स्थान मतलब जगह, प्लेस। जैसे कि मैं कहूँ अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, जहाँ पे भी जगह की बात हो रही हो, प्लेस की बात हो रही हो, तो वहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, स्थानवाचक। फिर ये रीतिवाचक क्या है भाई, इसमें बड़ी कन्फ्यूजन होती है, इसको कैसे याद रखेंगे। रीतिवाचक अगर हम ध्यान से देखें तो क्रिया में एक ऐसी क्रिया होती है जहाँ हमें ना तो समय का बोध हो रहा है, ना स्थान का बोध हो रहा है, ना ही मात्रा का बोध हो रहा है, तो फिर उसमें बच क्या गया, तो वो बच गई हमारी रीतिवाचक। लेकिन रीतिवाचक का एक महत्वपूर्ण गुण ये है कि ये किसी क्रिया के में प्रश्न के होने की ओर संकेत करती है। यानी कि मैं अगर ये कहूँ कि वे शब्द जो क्रिया में किसी प्रश्न के होने का बोध कराएं, उसे हम क्या कह सकते हैं, रीतिवाचक कह सकते हैं। तो पहले तो आप यही समझ लीजिए शॉर्ट फॉर्म में कि कालवाचक हमें समय के बारे में बताएगी, परिमाणवाचक हमें मात्रा के बारे में यानी कि नाप तोल के बारे में बताएगी। क्या बताएगी, नाप तोल के बारे में बताएगी। नाप तोल, ठीक है। और स्थानवाचक हमें स्थान के बारे में बताएगी, और रीतिवाचक ना स्थान के बारे में बताएगी, ना समय के बारे में बताएगी, ना मात्रा के बारे में। ये किसी प्रश्न की तरफ क्या करेगी, इंडिकेशन हमें करेगी। तो एक बार जान ले कालवाचक क्या है और कैसे पहचानेंगे पेपर में। तो सबसे पहले मैंने लिया कालवाचक क्रिया विशेषण। एक तो मैंने आपसे कह दिया कि काल का मतलब ही क्या होता है, समय। काल का मतलब ही क्या होता है, समय। यानी कि जो शब्द क्रिया के होने के समय का बोध कराएं, टाइम का बोध कराएं कि क्रिया हो कब रही है। जैसे मैं अभी पढ़ा रही हूँ, तो मेरा अभी जो है वो क्या है, कालवाचक। ठीक है, देखो जरा, मैंने कहा जो शब्द क्रिया के होने के समय का बोध कराएं, कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। हमें याद क्या करना है, एग्जाम्पल्स का तो कोई एंड है ही नहीं, हम सिर्फ ये छोटे छोटे वर्ड जो हैं वो याद रखेंगे। छोटे छोटे वर्ड कौन से याद रखेंगे, कि जहाँ पर भी अब, कब, जब, आज, दोपहर, अभी अभी या कभी कभी भी ले सकते हो, सदा, सर्वदा, सदैव, रात भर, सुबह आदि ऐसे वर्ड सेंटेंस में देखने को मिले। जैसे राम अभी अभी आया है, राम अभी अभी आया है, तो अभी अभी जो है वो क्या है, वो आपका कालवाचक है। मैं अब पढ़ा रही हूँ, तो अब जो है वो क्या है, वो समय का बोध करा रहा है। तो आप समझ जाइए, इसमें से जो इम्पोर्टेंट वर्ड है वो हमारा है सदैव, सर्वदा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हैं और इन्हीं की गलतियां होती हैं वर्तनी में।
जब हम वाक्य शुद्धि करते हैं तो अभी आपने प्रीवियस क्लास देखी होगी, तो वहाँ पर आपको सारी ग्रामर की छोटी छोटी बेसिक ग्रामर की डीपली नॉलेज होनी चाहिए। आपको इनकी भी क्रिया विशेषण की तो स्पेशली आपको जो है नॉलेज रखनी ही है, क्योंकि वाक्य शुद्धि में 2-3 क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे अगर आपने इनकी वाक्य शुद्धि में क्रिया विशेषण की पहचान नहीं की तो। क्रिया ऑलरेडी बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को कराई गई है, लेकिन साथ में हमें अपने वाक्य शुद्धि के लिए क्रिया विशेषण का आना भी ज़रूरी है। तो अभी तो मैंने आपको बताया क्रिया विशेषण में क्या है। मैं कहूँ राम अभी अभी आया है, इसकी जगह मैं लिख दूँ राम कभी कभी आया है, गलत हो जाएगा। तो मुझे पता होना चाहिए कि कभी कभी की जगह यहाँ पर जो शुद्ध शब्द होना चाहिए था वो अभी अभी होना चाहिए था। तो यानी कि काल वाचक के बारे में कौन कौन से शब्द बनाते हैं? अब, कब, जब, आज, दोपहर, अभी अभी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड सर्वदा। ठीक है, ये हमारा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट वर्ड है, और ये भी रात भर भी हमारा क्या है? इंपॉर्टेंट वर्ड है। हम इनसे क्या कर सकते हैं? आसानी से बता सकते हैं कि कालवाचक क्रिया विशेषण होती पहचानी कैसी जाए। अगर इन सब के बावजूद भी आप कहीं पर अटक जाएं और वाक्य शुद्धि में, तो क्या करेंगे? मेरा वाला फंडा अपनाइएगा कि आप उसका क्वेश्चन बनाइएगा, और क्वेश्चन बनाते समय अगर कब बीच में आ जाता है, जैसे मैंने कहा राम अभी अभी आएगा, या राम अभी आएगा, अभी अभी नहीं लेते हैं, राम अभी आएगा, तो मैं प्रश्न बनाऊंगी तो क्या बनेगा? राम कब आएगा। तो यानी कि अगर हम यहाँ पर वो रखें, ट्रिक के रूप में रखें, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जब आप क्वेश्चन बनाएंगे, वैसे तो क्वेश्चन की ज़रूरत पड़ती है नहीं, लेकिन फिर भी आप देखिएगा क्वेश्चन बनाते समय आपके पास अगर कब आ रहा है और कब ऑलरेडी इसमें है, तो हम कह सकते हैं कि वो हमारी कौन सी क्रिया विशेषण है? वो हमारी कालवाचक क्रिया विशेषण होती है। तो चलिए आगे बढ़े। अब हम लेते हैं दूसरा हम लेते हैं परिमाण। मैंने अभी आपको बताया था, इसका तो मतलब ही क्या है? मात्रा। यानी कि जो क्या करे? जो नापतोल बताए वो क्या है? वो हमारी क्या करेगा? जो नापतोल बताए वो क्या है? वो परिमाणवाचक है। ध्यान से देखिएगा जरा, जो शब्द क्रिया की मात्रा संबंधी मतलब मापतोल का बोध कराए, वो क्या होती है? वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाती है। इसके भी शब्द देखिए, उनसे हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी पेपर में। मैंने कहा एग्जाम्पल्स का तो कोई एंड ही नहीं है। आपने देखा वाक्य शुद्धि में तो एक ही उसमें 4-4 तरह के वाक्य लिखे होते हैं और इतने ही सारे शब्द उसमें इस्तेमाल होते हैं। तो जरा पहले देख लीजिए, इतना, उतना, जितना, थोड़ा, कम, ज़्यादा, लगभग, अधिक, काफ़ी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड जरा सा, या आप कह सकते हो, कुछ ले सकते हो, पूर्णता का मतलब होता है पूर्ण या पूरा, याद रखिएगा इसका मतलब होता है पूरा। अब इनमें से क्या किया? इतना, उतना, जितना। हम कहेंगे उतना खाओ जितना पचा सको, तो मात्रा की ही बात हो रही है। थोड़ा खाओ, थोड़ा भी मात्रा की बात हो रही है। ज़्यादा खाओ, आप इसमें ऐड कर सकते हो, कम खाओ, ज़्यादा खाओ, लगभग खाओ, लगभग भी मात्रा बताता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि क्या है? जो मात्रा की का बोध कराई वो क्या है? वो नापतोल बताए हमें, तो वो क्या कहलाएगा? वो हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट देखें, स्थानवाचक हमें स्थान का बोध कराते हैं, जगह का बोध कराते हैं। यानी कि जो क्रिया हो रही है वो जगह कहाँ, किस जगह हो रही है, किस स्थान पर हो रही है, उसका बोध कराते हैं। तो पहले डेफिनेशन ले लें, जिन शब्दों से क्रिया के होने के स्थान यानी कि प्लेस यानी कि जगह का बोध हो, वो क्या है? वो कहलाती है हमारी स्थानवाचक। इतना सा है, इसके नाम में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। मैं कहूँ राम अंदर गा रहा है, या राम अंदर गा रहा है, गाना क्या है? क्रिया है, अंदर क्या है? जगह है। जैसे अंदर एक जगह है, देखिए यहाँ पर, यहाँ, वहाँ, जहाँ, कहाँ, हर जगह, सर्वत्र, दाएं बाएं भी हमारी दिशाएं होती हैं। ठीक है, दाएं बाएं, बाहर भीतर, आगे पीछे, ऊपर नीचे, अंदर बाहर, ये सारे के सारे शब्द जो हैं वो हमें किसकी तरफ इंडिकेशन दे रहे हैं? वो सारे के सारे हमें जगह यानी कि स्थान का बोध कराते हैं। आप कितने भी चाहो उतने एग्जाम्पल आप इनके बना सकते हो और आसानी से बता सकते हो कि जो है कि क्या है, इसमें क्या आता है कि स्थान का। अच्छा, फिर भी एक और ट्रिक देख लीजिए। ट्रिक की अगर बात करूं, इसमें भी हम कभी कभी ज़रूरत पड़ती है, वैसे ट्रिक की ज़रूरत इसमें पड़ती है नहीं। फिर भी अगर बाई चांस, क्योंकि कभी ना कभी कुछ ना कुछ एग्जाम में हमारा माइंड काम नहीं कर रहा है और छोटी सी बात याद आ जाए तो हमारे जो है मार्क्स बच जाते हैं। तो यहाँ पर क्या करोगे, जब आप क्वेश्चन बनाओगे तो आपको आएगा कहाँ। देखिए कहाँ आ रहा है, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? कहाँ। जैसे मैंने आपसे कहा राम भीतर पढ़ रहा है, तो मैं क्वेश्चन बनाऊं कि राम कहाँ पढ़ रहा है, और भीतर ऑलरेडी क्या है?
भीतर भी ये देखिए, भीतर क्या है, ऑलरेडी हमारा स्थान की बात हो रही है। जैसे अंदर भी जगह है, बाहर भी जगह है, ऊपर भी जगह है, नीचे भी जगह है, आगे भी जगह, पीछे भी जगह, दाएं भी जगह, बाएं भी जगह। तो यानी कि जो भी स्थान का बोध कराएं वो हमारी स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब आती है रीतिवाचक, जिसे मैं प्रश्नवाचक कह दूं तो गलत नहीं होगा, पर मैं एग्जामिनर नहीं हूं और उन्होंने रीतिवाचक ही दिया तो आप लोग बोलेंगे गलत हो जाएगा, तो हम बुक के उसमें के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि जिस क्रिया में ना समय का बोध हो रहा हो, ना स्थान का बोध हो रहा हो, ना ही किसी मात्रा का बोध हो रहा हो, तो वो एक ही बच गई है, और वो कौन है, वो है आपकी रीतिवाचक। और ठीक है, या हम इसे ऐसे कह सकते हैं, जो क्रिया में किसी प्रश्न के होने का, प्रश्न के होने में एक तो क्वेश्चन मार्क दिख जाता है, क्या दिख जाता है, कैसे, ये क्वेश्चन बनाते समय आप यूज करेंगे। अगर आप कुछ ऐसा फील हो रहा है, कुछ फील क्या हो रहा है, अगर आप क्वेश्चन बना पा रहे हैं और आपके पास ऐसे वर्ड आ पा रहे हैं, तो समझ जाइएगा कि वो क्या है, वो रीतिवाचक क्या है हमारा, क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण है, रीतिवाचक काल वो आ जाएगा। अब इसमें कैसे कैसे वर्ड आते हैं, इसमें ध्यान से देखिएगा, इसमें थोड़े हटकर वर्ड आए हैं। कैसे वर्ड आए हैं, ऐसे, कैसे, कैसे तो क्वेश्चन मार्क की तरफ दिखाता है, वैसे भी क्वेश्चन मार्क की तरफ दिखाता है, मानो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड अचानक, राम अचानक आ गया, राम अचानक आ गया। अब ना समय की बात हो रही है, ठीक है, ना इसमें स्थान की बात हो रही है, ना ही इसमें मात्रा की बात हो रही है, अब इसमें अचानक वर्ड आ गया है, और ये क्या हो जाएगा, तो ये मेरा रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। इसे मैं क्या बोलूँगी, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इसमें वर्ड आता है अवश्य, बेशक, ठीक है, बेशक, सही, सचमुच, शायद आदि, ठीक है, इसमें हमारे ऐसे वर्ड आते हैं। इसमें से शायद बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ चुका है, इन वर्ड्स को आपको एक बार याद करना पड़ेगा। आप इनके नोट्स जरूर बनाया कीजिए, सिर्फ वीडियो देखने से ग्रामर पार्ट नहीं आने वाली है। ग्रामर पार्ट जब हम वीडियो देख रहे हैं तब तो बड़े आसान लग रही होती है, लेकिन जब आप इसे एग्जाम में यूज़ करोगे ना, तो आपके अपने खुद के बनाए हुए नोट्स के हेल्प से ही आप इन्हें कर पाओगे। तो इनके नोट्स बनाइए और साथ में इनकी प्रैक्टिस करिए, हम भी करेंगे। हमारा सिलेबस जब कंप्लीट हो जाएगा तो हम सारे प्रीवियस पेपर्स को एक एक लगाकर, जितना भी, जब तक हमारा एग्जाम नहीं होगा, हम सारे प्रीवियस पेपर्स की, जिसमें पूरा होल ग्रामर होगी, जिसमें जो भी हमारे ग्रामर से रिलेटेड टॉपिक्स हैं उनकी रिविजन्स लेंगे। तो चलिए, आपने ये देखा, रीतिवाचक, जो शब्द क्रिया के समय, स्थान और परिमाण का बोध ना कराते हों वो क्या कहलाए हैं, वो रीतिवाचक कहलाए हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, और इंपॉर्टेंट वर्ड्स भी मैंने आपको बता दिया। तो हमने क्रिया में देखा, ध्यान से देखिए, हमने क्रिया में क्या देखा है, हमने क्रिया में चार तरह का देखा, चार तरह की क्रिया विशेषण देखी। कालवाचक ने समय का बोध कराया, परिमाणवाचक ने मात्रा का बोध कराया, किसका बोध कराया है, परिमाणवाचक ने हमें मात्रा का बोध कराया, और स्थानवाचक ने स्थान का बोध कराया, और रीतिवाचक ने या तो उसमें किसका, हमें किस चीज़ का बोध करा रही है, या तो उसमें समय भी नहीं है, स्थान भी नहीं है, और मात्रा भी नहीं है। तो बच क्या गया, या तो वो प्रश्न की तरफ इंडिकेशन करेगी, या इन तीनों के अलावा होगी। तो हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, जहाँ समय ना हो, जहाँ पर स्थान ना हो, जहाँ पर मात्रा ना हो, तो वहाँ पर एक ही क्रिया विशेषण बच जाता है, और वो बच जाता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो चलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें, है ना, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें कि हमें आया अभी कि नहीं आया, क्योंकि लग तो बहुत ईजी रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये लो जी, ये तो फटाफट से टॉपिक हो गया। चलिए, क्वेश्चन है आपके पास, वह दिन भर काम करता रहा, क्रिया हो रही है काम करने की, मैं इसको अंडरलाइन कर देती हूँ। चलिए देखो जरा, मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया, दिन भर। आपका काम थोड़ा सा आसान कर देती हूँ, आप मुझे बताइए, वह दिन भर काम करता रहा, कौन, इसमें किस अव्यय, अव्यय तो अभी आपको पता चली गया है कि क्रिया विशेषण भी क्या है, अव्यय ही है, जिसमें किसी तरह का कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। तो हम क्या कहेंगे, क्रिया विशेषण। चार ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं, आपने बताना है इनमें से कि जो हमारा है कौन सा, दिन भर, वह दिन भर काम करता रहा, क्या प्रश्न के होने का बोध हो रहा है, दिन भर, दिन भर क्या बता रहा है, दिन भर, समय का बोध बता रहा है, क्या जगह की बात हो रही है, बिल्कुल नहीं, क्या प्रश्न के होने का बोध हो रहा है, नहीं, तुलना की जा रही है, बिल्कुल नहीं, तो क्या बच गया, काल, क्योंकि दिन भर जो है वो किसकी तरफ इंडिकेशन दे रहा है, समय की तरफ, और जो समय का बोध कराए वो क्या होता है, वो कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। चलिए एक और क्वेश्चन लीजिए, वे शब्द जिन पर लिंग, वचन, पुरुष या काल का प्रभाव ना पड़े, बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि ये सारे हमारे के सारे पार्ट क्या हैं, व्याकरण के पार्ट हैं, और व्याकरण के आधार पर जिनमें किसी भी तरह का न से अ भी काउंट कर सकते हो, और न भी, यानी कि प्रभाव नहीं पड़ता। तो अ से तो याद ही आ गया कि वो कौन से होते हैं, वो हमारे विकारी शब्द होते हैं, और विकारी को हम आज की क्लास में क्या नाम दिया, अव्यय का नाम दिया। इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन में दिख रहा है क्या, दिख रहा है, नो डाउट।
संज्ञा नहीं है, विशेषण नहीं है, क्रिया नहीं है, क्योंकि संज्ञा, विशेषण और क्रिया हमारे विकारी शब्द हैं जिनमें विकार उत्पन्न होता है, जिनमें चेंजेस आते हैं, लेकिन अव्यय में चेंजेस नहीं आते। चलिए अब देखते हैं, अब आपसे पूछा गया निम्न शब्द 4 दिए गए हैं और अव्यय है, कौन सा अव्यय है? अव्यय मतलब अव्यय, यानी कि जो नष्ट ना हो, जिसे बदला ना जा सके। देखिए भारत क्या है? संज्ञा है, ठीक है, अविकारी, और संज्ञा हमारी क्या है? विकारी है, अव्यय तो नहीं है, ठीक है। यहाँ पर शाम भी पर्टिकुलर एक है, संज्ञा है, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा? विकारी है। मुझसे अव्यय पूछा है, ठीक है। दक्षिण भी क्या है? असंज्ञा ही शब्द है, एक ही है, तो हम ये भी क्या कह सकते हैं? दक्षिण, ये भी हमारी संज्ञा ही है, ये भी हमारा क्या बन गया? विकारी शब्द। लेकिन मेरे पास यहाँ आह लिखा है, और ये मेरा कौन सा वाला है? ये मेरा विस्मय आदि, याद है? विस्मय आदि बोधक चिन्ह। आह में अगर मैं कोई भी सेंटेंस बनाऊंगी तो उसके बाद मैं क्या लगाऊंगी? ऐसा वाला साइन लगाऊंगी। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अह जो है वो क्या है? वो अव्यय है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब आता है निम्न में से अविकारी शब्द है। ध्यान से देखो, नारी नहीं है, ठीक है, सर्दी भी नहीं है, मीठा भी नहीं है, क्योंकि चेंज होते हैं। नारी का नारी हो जाता है, मीठा का मिठाइयाँ या कड़वा भी हम चेंज भी कर सकते हैं, सर्दी का गर्मी हो जाता है, परंतु परंतु शब्द जो है आप उसे क्या करोगे? बदल नहीं सकते हो। तो ये मेरा कौन सा है? ये मेरा अविकारी है। पेपर में 2 ही शब्द इस्तेमाल करेंगे, अव्यय या अविकारी, तो दोनों का मतलब एक ही है। दोनों का मतलब क्या है? जो कभी नष्ट ना हो, जो कभी बदले ना जा सके, वो क्या कहलाते हैं? वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। चलिए एक और ले लीजिए क्वेश्चन, एक दो और प्रैक्टिस कर ले जरा। वे अविकारी शब्द जो वाक्य, वाक्यांशों और एक से अधिक शब्दों को जोड़ते हैं, क्या संबंध हैं, विस्मय आदि हैं, क्रिया संबंधी हैं, या समुच्चय बोधक हैं? देखिए जरा, वे शब्द जो वाक्यों, वाक्यांशों और एक से अधिक शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं। विस्मय आदि बोधक तो क्या करते हैं? ये उसकी तो बात ही नहीं हो रही। क्रिया संबंधी की भी बात नहीं हो रही। अब या तो बच गया संबंध बोधक या समुच्चय बोधक। याद करिए, मैंने आपको बताया था संबंध 2 शब्दों का बता रहा है, लेकिन यहाँ पे शब्दों की नहीं, वाक्यांशों की बात हो रही है, यानी कि 2 उपवाक्यों को जोड़ने का काम। और 2 उपवाक्यों को जोड़ने का काम करता कौन है? करता है समुच्चय बोधक। यही फॉर्म आपको एग्जाम में मिलने वाली है, प्रैक्टिस करिएगा। समुच्चय बोधक क्या करते हैं? वाक्यों में, वाक्यांशों में, वाक्यांश आने हैं ना, और वाक्य भी आने, वाक्य शुद्धि आनी है, तो वहाँ ये यूज होगा। चलिए, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। धन्यवाद।